हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो स्टॉक रहने वाला है टोटली ऑटोमोबाइल स्टॉक सेक्टर के ऊपर रहने वाला है। ये जो कंपनी है कोई कार मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये सिर्फ OEM पार्ट्स बनाती है कार्स की। तो कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो टोटली डाउन है, टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन ये जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर में मतलब जून की क्वार्टर का जो एक पॉजिटिव चीज़ देखा कि प्रोमोटर्स ने अपनी ऑलमोस्ट 2% होल्डिंग इंक्रीज़ किया है और जो रिटेलर्स का होल्डिंग निकल के आ रहा है 18.55%। मतलब हम आप जैसे लोगों का पैसा मतलब छोटे मोटे अमाउंट लगा हुआ है 18.55% इस स्टॉक में। तो ये हो गया। अगर टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है, जून की क्वार्टर में भी ये कंपनी लॉस ही दिखाई है, तो मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। सबको पता है गाइस, अभी मार्केट टोटली गिर रही है। तो इस टाइम पे अगर कहीं पर भी कोई भी मौका मुझे दिख रहा है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले वाला जो वीडियो था वो भी सेम था। मुझे लग रहा है कि मंडे को ये वो वाला स्टॉक बाउंस बैक दे सकती है और ये स्टॉक मंडे या ट्यूसडे को एक बाउंस बैक दिखा सकती है, क्योंकि जो है ये स्टॉक पहले भी उसी रीजन से एक बार बाउंस बैक दिखाई है। वो पहले रेजिस्टेंस था, तो अब मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अभी और बाउंस बैक दिखाएगी यहाँ से। स्टॉक मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं है, स्पेशली अभी। पहले अगर मेरा कॉन्फिडेंस 80% था कि हाँ ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगी, अभी मेरा कॉन्फिडेंस कम होकर 60% हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। अभी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है स्टॉक मार्केट। कुछ भी इन्वेस्टमेंट उसके बाद ही करना, कन्फर्मेशन के बाद ही करना कुछ भी इन्वेस्टमेंट। इसलिए मैं ये सब स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो, मैं अगर 5 स्टॉक्स दूंगा तो एटलीस्ट उनमें से एक स्टॉक तो कंफर्म ट्रेड देगा ही, आप लोगों को प्रॉफिट देगा। इसलिए मैं ऐसे स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। फंडामेंटल डाउन, क्या पता आप लोग यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग में कमा के चले जाओ। अगर पर शेयर आप लोगों को 1 रुपया, 2 रुपया भी अर्निंग होता है एक पेनी स्टॉक में, तो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो, पेनी स्टॉक में आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो। अगर मान लो कि आपके पास टोटल कैपिटल 1000 रुपया है और आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, तो 10 ही खरीद पाओगे। अगर पर शेयर 1 रुपये का फ़ायदा होता है तो आप लोगों का 10 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन मान लो कि 1 रुपये का शेयर है तो 1000 क्वांटिटी खरीद पाओगे, तो आपका पर शेयर 1 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट होता है तो आप लोगों को 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसलिए ऐसे सोचो, 1 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर ऐसे मत सोचो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो स्टॉक को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए पहले टेक्निकल्स दिखाया था। टेक्निकल्स में जो है वो है, अगर फंडामेंटली ये कंपनी टोटली वीक है, कंपनी टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में भी ये कोई कंपनी बहुत बड़ी प्रॉफिट दे के जा सकती है। हाँ, दे के ऑब्वियसली जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एनालिसिस। तो चलिए टेक्निकल्स दिखाया था वो कंपनी का क्या निकल के आता है, कहाँ पे आप लोग होल्ड बाई करके चल सकते हो, कहाँ के टारगेट्स के लिए। कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज़ है कंपनी का नेम। उसके बाद अगर बात करें, NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है और फ्राइडे को ये लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है, जो कि 4.93% डाउन था। अभी फिलहाल 51 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेडिंग कर रही है। ऑटो IND इसका कोड नेम है। उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 50 रुपीज़, 49.95। पहले भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ से वो सब रेजिस्टेंस दिखा के नीचे गिरी है, उसके बाद फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गई है, फिर से रेजिस्टेंस फेस करके और एक बार रिट्रेसमेंट दे के ये ऊपर गई है। तो अब मुझे यही लग रहा है कि एक बार यहाँ से, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो अभी भी ये मुझे लग रहा है कि ये अच्छी खासी बाउंस बैक आप लोगों को दिखा सकते हैं इसके यहाँ के लेवल से, 50 रुपीज़ के लेवल से। तो कहाँ पे बाई करना है, बाउंस बैक कंफर्मेशन हो जाने के बाद ही आप लोगों को बाई करना है फॉर दी लेवल्स ऑफ 61। और अगर 61 भी ये क्रॉस कर देती है तो अराउंड 76 के लेवल के लिए आप लोग बाई करके चल सकते हो। तो ये 2 टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी आगे क्या करना है, मान लो कि ये कंपनी नीचे गिर जाती है। अगर नीचे गिर जाती है तो अवॉइड कर जाना है स्टॉक को, क्योंकि आप लोगों को 33 रुपये तक की लेवल ये कंपनी 33 रुपये तक की लेवल ये कंपनी दिखा सकती है। उसके बारे में अगर बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तो अब क्या करना है, अभी क्या करना है आप लोगों को, मंडे वेट कर जाओ। मुझे लग रहा है कि मंडे को ही बाउंस बैक दिखा देगी, लेकिन बाउंस बैक कंफर्मेशन ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही देगी ये कंपनी। तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद मैक्सिमम प्राइस ऑफ एंटर किया रहेगा। हाँ, कि इस प्राइस पॉइंट के बाद अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है तो मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा, एटलीस्ट 55 रुपीज़ या 56 रुपीज़। अगर 56 रुपीज़ के बाद आप लोगों को लग रहा है कि हाँ अभी मैं श्योर हो गया हूँ कि हाँ इसके ऊपर गया है और इसके ऊपर गया है स्टॉक, तो बाई मत करना, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हो।
मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कभी भी किसी ट्रेंड को चेज़ मत करो, बीच में एंटर मत करो। अगर वहीं से नीचे चली आए, मान लो कि ये जो स्टॉक, ये जो कैंडल है, अब उल्टा कर दो। हमने यहाँ पे बाई किया है, आपका टारगेट ये रहेगा 450 का। मान लो अब अगर स्टॉक नीचे गिरती है तो आप लोगों को प्रॉफिट होती है, ये मान लो। तो आप लोगों ने बाई किया है 61 पे और फिर से ये स्टॉक नीचे गिर गया, आप लोगों का टारगेट था 50 रुपीज़। तो गाइज अगर बीच में आप लोग एंटर करते तो आप लोगों को लॉस होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बीच में एंटर मत करो। मैक्सिमम प्राइस ऑफ एंटर 56 रखो, उसके बाद बिल्कुल भी एंटर मत करो। हाँ, अगर आप लोगों को उसके पहले कंफर्मेशन मिल जाती है तो ही एंटर कर लो। अगर आप लोगों को समझने में कि हाँ ये कंफर्म बाउंस बैक है, समझने में देर हो जाती है, और वो जब तक आप लोग समझ पाते हो वो टाइम 56 के ऊपर चली जाती है स्टॉक का प्राइस, तो बाई मत करना बिल्कुल भी। उसके बाद अगर बाई करने का मौका मिलेगा तो 61 प्लस अगर कभी भी मिलता है, 61 के ऊपर, अगर 61 का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर अगर प्रॉपर्ली क्लोज कर देती है स्टॉक, तो आप लोग आराम से 76 रुपीज़ के टारगेट के लिए बाई करके चल सकते हो। अब बात करते हैं, अगर ये स्टॉक नीचे आ जाती है और आप लोग एक फ्यूचर में इसमें स्विंग ट्रेडिंग लेना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल से एक बार मार्क कर लेना कहीं पर भी, ये 49 का जो लेवल है, 43 का और ये 33 का। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट लेवल दिया है मैंने, बाई एक बार कहीं पर स्क्रीनशॉट रख सकते हो आप लोग। स्क्रीनशॉट लेके अगर आप लोग चाहते हो तो कहीं पे लिख भी रख सकते हो, या तो फिर अपने जो चार्ट है वहाँ पे मार्किंग भी करके रख सकते हो। तो क्या करना है, मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये इसके नीचे ये सपोर्ट एरिया है, सबको पता है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे। तो जो काम की बात है, अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखाई देती है तो ठीक है, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद एंटर करूँगा। उसके ऊपर वाला जो लाइन है उसके टारगेट के लिए, अगर इससे नीचे गिर जाती है तो बाई अवॉइड करूँगा। जब तक सपोर्ट से कंफर्म बाउंस बैक नहीं मिल जाती है तब तक मैं बाई नहीं करूँगा। अगर सपोर्ट से कंफर्म बाउंस बैक मिल जाती है तो उसके ऊपर वाला जो लाइन है वहाँ के टारगेट के लिए बाई करूँगा। मान लो कि इससे भी ये जो सपोर्ट इग्नोर करके ये नीचे गिर जाती है और आप लोगों को इससे भी नीचे गिर जाती है और इसके ऊपर चली जाती है ट्रेड करते करते, जैसे कि इस बार हुआ था, इसके नीचे चली आई और फिर से ट्रेड करते करते इसके ऊपर चला गया। तो एक बार बाउंस बैक कंफर्म हो गया ये यहाँ पे रिटेस्ट के साथ, उसके बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर गया। तो ऐसे ही करना है कि 33.75 के ऊपर अगर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है कंफर्मेशन के साथ तो ही आप लोग बाय करके चल सकते हो फॉर द लेवल से 43। यहाँ पे आप लोग साफ एक बात देख सकते हो, नीचे चली गई तो मैं टोटली स्टॉक में ट्रेड करना ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं वॉच लिस्ट में रखा हुआ ये स्टॉक को। उसके बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर गई, 33 के ऊपर क्लोजिंग किया, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला, फिर से नीचे गई, रिटेस्ट हुआ। उसके बाद कंफर्मेशन मिल गया, मैं 43 के लेवल के लिए होल्ड करके बैठ गया और मुझे प्रॉफिट भी हो गया। ये आप लोग करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। हाँ 33, और ये बिल्कुल भी मत करना कि हाँ मैंने बोला है कि 50 के लेवल से बाउंस बैक दिखा सकती है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो गाइस अभी बाई मत करना, क्या पता आप लोग ने 49 का लेवल में बाई करके बैठ गए और क्या पता स्टॉक सच में 33 का लेवल दिखा दिया। तो ये बिल्कुल भी मत करना है, नहीं करना है। और बाकी जो लेवल्स है वो मैं आप लोगों को बता दिया। अगर यहाँ पे बाई करते हो कंफर्मेशन के टाइम तो ये इसका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन के टाइम बाई करते हो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, यहाँ पे कंफर्मेशन, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये मैंने बता दिया। और अगर आप लोगों को कंफर्मेशन मिलते कंफर्मेशन होते आप लोगों का अगर जो प्राइस है उसका अगर हाफ भी क्रॉस कर लेती है तो बाई बिल्कुल भी मत करना। ट्राई करना कि 3/4 से पहले एंटर कर जाओ। अगर मान लो कि यहाँ पे 8 लेवल्स का डिफरेंस है तो एटलीस्ट ट्राई करना कि 2 लेवल क्रॉस होने के बाद ही आप लोग एंटर कर जाओ। किसी को अगर समझ में नहीं आता फिर से मैं बता देता हूँ। मान लो कि आप लोगों के पास 40 है, जो सपोर्ट है वो अराउंड 0 का है, 0 के लेवल में, और जो रेजिस्टेंस है वो 40 का है। और फिर से अगर आप लोगों को समझने में आसानी होगी ऐसी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 0 में कोई स्टॉक नहीं जाता। तो 50 का अगर 50 का अगर टारगेट निकल के आ रहा है और स्टॉक अभी 10 रुपये का जो मैंने बोला है कि 10 रुपये के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, अभी स्टॉक नीचे ट्रेड कर रही है। 10 रुपये में एक ट्रेड है, 10 रुपये में एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। अगर 10 रुपये के ऊपर क्लोजिंग कर देती है प्रॉपर्ली तो मैं 50 रुपीज़ के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकता हूँ। तो 90% टाइम यही देखना, क्योंकि इसका जो गैप है अराउंड 40 रुपीज़ है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कंफर्मेशन लेना है एटलीस्ट 20 रुपीज़ से पहले मुझे ट्राई करना है एंटर कर जाने की। अगर नहीं हो पाता है तो 30 रुपीज़ के लेवल में आप लोग एंटर कर सकते हो, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा थोड़ी बहुत। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है 3/4 मतलब 20 के लेवल से पहले आप लोगों को एंटर कर जाना है। जितना भी टोटल डिस्टेंस है उसका 3/4 निकाल लो, उसका 3/4 से पहले
आप लोगों को एंटर कर जाना है। ऊपर 3/4 रहना चाहिए, नीचे 1/4, मतलब 1/4 के लेवल में आप लोगों को बाई कर एंटर कर जाना चाहिए। उसके ऊपर भी आप लोग एंटर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे की तरफ गिर जाती है तो आप लोगों को लॉस बुकिंग भी करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ 3/4 ऊपर छोड़ देना है, 3/4 प्रॉफिट रखना है, क्योंकि कोई भी आदमी एकदम लो में बाई करके हाई में सेल नहीं कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन रह ही जाता है। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेता है तो मुझे बाउंस बैक कन्फर्म होते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी कन्फर्मेशन मिल जाता मुझे, या तो फिर ये छोटा वाला जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाता और मैं एग्जिट करके कहाँ निकल जाता, 43 के लेवल में एग्जिट करके निकल जाता। तो एकदम लो में मैं इंटर नहीं कर सका, एकदम हाई में मैं सेल नहीं कर सका, तो मैं ट्राई करता हूँ एटलीस्ट 3/4 प्रॉफिट मैं वहाँ से बना लूँ, 1/4 मैं रहने देता हूँ कि वो मार्जिन में निकल जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 3/4 प्रॉफिट एटलीस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ वहाँ से। तो ये हो गया बहुत सारी ज्ञान। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो इंस्टाग्राम में जाके मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, या तो फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये हो गया चार्ट का टेक्निकल्स, ये कंपनी का टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, सॉरी गाइस देखिए खुल गया, ये आप लोग देख सकते हो इसका जो लो था उसी में क्लोजिंग हुआ है, और इसका अगर लोअर सर्किट में दिखा देता हूँ उस दिन का लोअर सर्किट में आप लोग देख सकते हो 51.1 का ही लोअर सर्किट है। तो उस दिन कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ, उस दिन 44,731 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है 23 लाख रुपीज़ के अराउंड। उसके बाद अगर बात करें सेल प्राइस 51.1 के लेवल्स में 3,125 क्वान्टिटी पेंडिंग ऑर्डर है, और CNC ऑर्डर कितना निकल के आ रहा है 65.36% CNC ऑर्डर निकल के आ रहा है उस दिन का। उसके बाद अगर मार्केट कैप, बैलेंस शीट और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी क्या करती है। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूँ। इट इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सीट मेटल कंपोनेंट्स, असेंबलीज एंड सब असेंबलीज, फुट कंट्रोल मॉड्यूल्स, पार्किंग ब्रेक्स, हिंजेस और लार्ज OEMs इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मार्केट कैप 194 करोड़ का है, स्टॉक का PE नहीं है, मतलब गायब है, यहाँ पे दिया नहीं है। और उसी के बारे में बात करें तो -5.22% निकल करता है, ROE -129%। अभी फिलहाल ये 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है कंपेयर टू द 52 वीक लो, दोनों के बीच में ही ट्रेड कर रही है, लेकिन हाँ एकदम मिडिल में आप लोग बोल सकते हो, थोड़ी सी कम 52 वीक लो की तरफ। सॉरी मैंने ये गलत बोला था, 52 वीक हाई नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है, इसलिए गलती से मुंह से निकल गया, लेकिन 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है, मिडिल में ट्रेड कर रही है, ये एकदम सही रहेगा। और बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं देती है स्टॉक। फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू निकल के आ रही है। कंपनी के प्रोज के बारे में बात करें तो ये जो पॉइंट है टोटली फॉल्स है, क्योंकि जून की क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक अपडेट हो गया है ये वेबसाइट में, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ। जून में भी अच्छा खासा लॉस दिया है और मार्च से ज़्यादा लॉस दिया है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.88 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -1.76%। ये हाँ ये इस क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, उसके बावजूद जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो लो है। कंपनी हैज़ लो ROE ऑफ 80.85% फॉर लास्ट 3 ईयर्स, माइनस में है, मतलब समझ सकते हो। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 6.82 करोड़। इतना ज़्यादा अदर इनकम होने के बावजूद भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है कंपनी आप लोग समझ सकते हो। डेब्टर डेज भी इंक्रीज हुआ है, कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही इसने मार्च के क्वार्टर से बहुत ही कम रहा है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट में आप लोग देख सकते हो सिर्फ 87 लाख की लॉस से डायरेक्ट 4 करोड़ 38 लाख रुपीज़ की लॉस ये जून के क्वार्टर में दिखाई है। उसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ये करंट TTM का -28 और मार्च 2021 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39 करोड़ का लॉस दिया, जबकि पहले मार्च 2019 में 66 करोड़ का इसने लॉस दिया था। तो पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, लेकिन अभी ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कंपनी ने अपनी डेट रिड्यूस किया है। कंपनी लगातार अपनी डेट रिड्यूस करते आ रहा है 2018 से, लेकिन क्या फ़ायदा, रिजर्व कंपनी का नेगेटिव में जा चुका है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कैश फ्लोज नेगेटिव में जा चुका है, 2 करोड़ का ड्रॉप देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिला है। वो उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो जो प्रोमोटर्स का पैसा है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो पहले अगर सितंबर 2018 से कंपेयर करूँ तो कम हुआ है। DIIs का पैसा लगातार कम हो रहा है मार्च 2021 में से, और अगर हम लोग मार्च 2019 से कंपेयर करें जब DIIs ने फर्स्ट एंट्री की थी उससे तो
थोड़ी बहुत ज़्यादा है। और आप लोग देख सकते हो ओवरऑल अगर पब्लिक की होल्डिंग से कंपेयर करें तो कम हुई है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में पब्लिक की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। फिर 45.88, 45.88, अभी 48.61। DIIs ने अपनी होल्डिंग कम की है, तो DIIs भी मौका देखते ही निकल रहा है स्टॉक से। ये जो होल्डिंग था, अब आई डाउट कि ये जो है DIIs अपना पैसा एवरेज आउट करने में लगा हुआ था, इसलिए अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया था ताकि एक अच्छे से मौका देख के स्टॉक से निकल ले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस क्वार्टर में ही इन्होंने अपना पैसा डिक्रीज़ किया है, मतलब लगातार ये जो है अपना इंडियन निवेश रेजिडेंस फंड ये अपना स्टेक लगातार कम करने में लगा हुआ है, और इस बार तो ऑलमोस्ट 3% इन्होंने कम किया है। उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसी है गाइस, ये आप लोगों के सामने है। अगर इसके बावजूद अगर आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गाइस वो टोटली आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छी खासी रिजल्ट देके जा सकती है, और ये टोटली अपने खुद के मानने के ऊपर है, क्योंकि ये टोटली ये फ्यूचर कोई नहीं देख सकता। मैं पास्ट के ऊपर बता सकता हूँ ये कंपनी कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। फ्यूचर कोई नहीं देख सकता, फ्यूचर कोई नहीं बोल सकता है। टोटली आपका जो सिक्स सेंस है उसके ऊपर बेस करती है, लेकिन कुछ पास्ट के रिजल्ट का भी ध्यान में रखना पड़ता है हम लोगों को, और कुछ एक्सपीरियंस से आती है। तो गाइस स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने लेवल बता दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए भी कैसा है ये स्टॉक मैंने वो भी बता दिया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को क्या करना है स्टॉक में, क्या आप लोग स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इंट्राडे करना चाहते हो तो वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। मेरा जो बोलना था मैंने वो बोल दिया। गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय गाइस एंड कीप सपोर्टिंग। और आप लोगों को कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना, या तो फिर अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पैसा है तो कहीं भी गलत जगह इन्वेस्ट मत करना, और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। मुझे भी नहीं, किसी यूट्यूबर को भी नहीं, किसी CA को भी नहीं, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को नहीं। सबसे बेस्ट रहेगा आप अपना खुद के रिसर्च ऐड कर लो। बाय गाइज़।